नमस्कार प्यारे बच्चों, 12वीं कक्षा हिंदी विषय में हम गद्य भाग पढ़ रहे थे और हमने इससे पहले वीडियो में प्यारे बच्चों हमने सीरीज़ के फूल पाठ पढ़ रहे थे और सीरीज़ के फूल को हमने शुरू कर दिया था और बहुत इम्पोर्टेंट पाठ आपको हमने बताया था और इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके गद्यांश के जो प्रश्न बनते हैं उनको भी हम साथ साथ कर रहे हैं और बाद में अभ्यास के प्रश्नों को भी हम करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए पाठ बहुत ज़रूरी है और हम पढ़ रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित सीरीज़ के फूल। प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए आप लोग, वैसे तो हमने ये पढ़ लिया था लेकिन एक बार फिर से देखिए। जहाँ बैठकर ये लेख लिख रहा हूँ उसके आगे पीछे दाएं बाएं सीरीज़ के अनेक पेड़ हैं। ये पैरा वैसे हमने पढ़ लिया था लेकिन एक बार फिर से मैं आपको इसको समझा देता हूँ। जेठ की जलती धूप में जबकि धारित्री धरती निर्धूम बिना धुआं के अग्निकुंड बनी हुई थी, जब चारों तरफ से धरती पूरी तरह से बिना धुआं के जल रही है, सीरीज़ नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। बहुत ही लदा हुआ था। कम फूल इस प्रकार की गर्मी को फूल सकने की हिम्मत करते हैं। कर्णिकार और आर्गुद यानी कि अमलतास की तो मैं बात भूल ही न रहा हूँ। कह रहा है कि मैं उसकी बात तो भूल ही नहीं रहा हूँ, उनकी भी चर्चा करता हूँ, लेकिन उनमें और सीरीज़ के फूल में बहुत अंतर है। वे भी आसपास बहुत हैं लेकिन सीरीज़ के साथ आर्गुद की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है वसंत ऋतु के पलाश की भांति, यानी कि 15-20 दिन के लिए फूलता है आर्गुद और अमलतास। ध्यान रखें आप लोग कि अमलतास और सीरीज़ के फूल में क्या अंतर है। लेखक ने किस तरह बताया। कबीर दास को इस तरह 15 दिन के लिए, देखो कबीर दास जी का उदाहरण है ये, और किसी लेखक का नहीं है, कबीर दास जी का है। ध्यान रखें, आपके लिए प्रश्न बनेगा ये। लहक उठना पसंद नहीं था, यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़, वैसे के वैसे ठूट के ठूट। 10-15 दिन के लिए क्या फूलना है, दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलाश। ये बात तो कबीरदास जी ने अपनी रचना में कही है। ऐसे दूमदारों से, ऐसे पूंछ वालों से तो लंडूरे भले हैं, क्या फ़ायदा है। फूल है सीरीज़, यानी कि इस दूमदार पूंछ वालों से लंडूरे बिना पूंछ के ही भले हैं। फूल है सीरीज़। अब देखो फूल सीरीज़ की चर्चा करता है। वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक तो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है, बड़ा प्रसन्नचित बना रहता है। कितना लंबा समय लेता है, कल हमने आपको बताया। मन रम गया तो भरे बातों में भी निर्घात बिना किसी चोट के फूलता रहता है। जब उमस में प्राण उबलता रहता है तो लू में हृदय सूखता रहता है। हृदय जब लू में पूरी तरह से जलने लग जाता है, एकमात्र सीरीज़ कालजयी अवधूत की भांति, सीरीज़ कालजयी काल पर विजय पाने वाले सन्यासी की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार करता रहता है, यानी कि सदा विजयी रहने वाले का प्रचार करता रहता है। यद्यपि कईयों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने लायक हृदय विधाता ने नहीं दिया है। किसको? लेखक को। लेखक कह रहा है कि मेरा हृदय ऐसा नहीं है कि मैं सबको देख करके प्रसन्न हो जाऊं, पर नितांत ठूठ भी नहीं हूं, एकदम ठूठ भी नहीं हूं। सीरीज़ के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा करते हैं, थोड़ी सी चंचलता भरते रहते हैं। सीरीज़ के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था पहले। सीरीज़ के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत के रईस जिन मंगलजनक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी देखो कैसे लिखा जाता है, शुद्ध है, के पास लगाया करता था, उसमें एक सीरीज़ भी है। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और सीरीज़ के छायादार और घन मृषण बादल की तरह मुलायम हरितिमा से ढके हुए परिविष्टित वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी, यानी कि बड़ी सुंदर लगती होगी। यानी कि इस प्रकार की वाटिका वास्तव में मन को प्रसन्नचित करने वाली होती है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये पैरा है ना, एक प्रश्न छांटने के लिए यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पैरा भी आता है प्रश्न छांटने के लिए। ऐसे दूमदारों से लेकर यहाँ तक
जैसे कि इसके प्रश्न बनेंगे, प्रारंभ में लोकोक्ति का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। प्रारंभ में जो शुरू के अंदर ये लोकोक्ति है, इसे दुमदारों से तो लंडूरे भले, ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले का प्रयोग सीरीज की दीर्घ जीवी होने के लिए किया गया है, लंबे जीवन के लिए किया गया है। और उसकी तुलना की गई है आर्कवद और जो अमलतास होता है वो कोमल फूल कुछ ही दिनों के लिए खिलते हैं और मुरझा जाते हैं, जबकि शीरीष लंबे समय तक जीकर अपनी जीवनी शक्ति का परिचय देता रहता है। इसमें दूसरा भी प्रश्न है, जैसे शीरीष को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है। प्यारे बच्चों, ये प्रश्न बड़ा भी बनता है, ये 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि कालजयी अवधूत क्यों कहा है। देखो, कालजयी का अर्थ है काल पर जीतने वाला, लंबे समय तक जीवित रहने वाला। अवधूत ऐसे फक्कड़ ऋतुओं साधुओं के कहते हैं जो विपरीत कठिन परिस्थितियों में साधना करते हैं। शीरीष के वृक्ष को कालजयी अवधूत कहने का आशय है शीरीष का वृक्ष बाहर की लू, उमस और तीखी गर्मी की परवाह के बिना फूलों से लदा रहता है, फूलों से प्रसन्न रहता है और मस्त बना रहता है, ऐसे होता है। इसके बाद में जैसे प्रश्न है कि शीरीष के खिलने फूलने के मौसम पर प्रकाश डालिए। शीरीष देखो बहुत लंबे समय से खिलता फूलता है, आषाढ़ से लेकर के इसमें लिखा हुआ है भादों तक, यानी कि मई जून से लेकर के अगस्त महीने तक लगातार खिलता रहता है। जब चारों तरफ इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है, ऐसे समय में खिलता रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए परीक्षा के लिए एक प्रश्न, एक पैरा है जो मैंने आपको प्रश्न बताए। आइए यहाँ पर आ रहे थे हम, वात्स्यायन ने कामसूत्र, वात्स्यायन की एक रचना है बहुत बड़ी, कामसूत्र की वाटिका की सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला प्रेखा, झूले के नाम है ये, दोला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे बकुल के लिए, पर शीरीष भी क्या बुरा है, शीरीष बुरा थोड़ी है, शीरीष भी तो अच्छा है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमज़ोर जरूर होती है, शीरीष की जो टहनियाँ होती हैं वे कमज़ोर जरूर होती हैं, कमज़ोर जरूर होती हैं, कहता है कमज़ोर जरूर होती हैं, जबकि औरों की अपेक्षा, औरों की तुलना में कमज़ोर जरूर होती हैं। कमज़ोर के नीचे नुक्ता है, जरूर के नीचे नुक्ता है, ये आप हिंदी में उर्दू के जो शब्द मिल गए हैं इनके नीचे नुक्ता जरूर लगाएं। पर उसकी झूलने वालियों की वजन भी तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत ज़्यादा नहीं होता। साथ साथ में ये बात भी कह दी है कि जो झूलती हैं, जो स्त्रियां, जो लड़कियां उस पर झूलती हैं, उनका वजन थोड़ी ज़्यादा होता है। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं करते, वजन का ध्यान नहीं रखते और आलोचना कर देते हैं। मैं तुंदिल पेटधारी, बहुत बड़े पेट वाले नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूँ, बड़े पेट वाले नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूँ। वे चाहे तो लोहे के पेड़ बनवा लें, वे चाहे तो कितने ही बड़े पेड़ बनवा लें, कितने ही बड़े पेड़ तैयार कर लें, लोहे के पेड़ तैयार कर लें, यदि वे झूलेंगे बड़े बड़े पेट वाले तो झूला टूट जाएगा, टहनी टूट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए आगे कहता है, इसके बाद में है कि शीरीष का फूल, देखो शीरीष का फूल यानी कि जो शीरीष का फूल है वह संस्कृत साहित्यों में बहुत कोमल माना गया है, बहुत कोमल उसको बताया गया है, मृषण बताया गया है। मेरा अनुमान है कि अब शीरीष के फूल की चर्चा कर रहा है पेड़ से आकर के, कालिदास ने बात शुरू में प्रचार की होगी, उसका इस पुष्प पर बहुत पक्षाघात था, बहुत पक्ष था। मेरा भी है, कह गए हैं शीरीष पुष्प, केवल शीरीष का पुष्प इतना कोमल होता है, वो भौरों के, भंवरों के, मधुकरों के पदों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, केवल पक्षियों का बिल्कुल नहीं करता है, इतना कोमल होता है। पद सहते भ्रमरस्य पल्लवम शीरीष पुष्प ने पुनः पत्रित्राणाम, यानी कि वे भ्रमरों के बोझ को सहन करते हैं, जबकि वे पक्षियों के बोझ को सहन नहीं कर सकते, वे बड़े कोमल होते हैं, इतने होते हैं उनके पत्ते।
अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? लेखक कहता है। सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था। यहाँ तो इच्छा भी नहीं है। खैर, हालांकि मैं दूसरी बात कह रहा था, सीरीज के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों ने समझा। प्यारे बच्चों, यहाँ से एक पैरा बनता है, एक पैरा आ गया है आपके लिए कि सीरीज के फूलों की कोमलता देखकर एक पैरा बनेगा प्रश्न छांटने के लिए। यहाँ से परवर्ती पहले के कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है, यह भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं, सीरीज के फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर भी ज़्यादा नहीं स्थान नहीं छोड़ते हैं, अटल रहते हैं। जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकियाकर उन्हें बाहर नहीं धकेल देते, तब तक वे डटे रहते हैं। ध्यान से सुने, सीरीज का जो बीज होता है, फल होता है, वह इतना अटल व अडिग होता है, इतना जिद्दी होता है कि जब तक नए फल फूल नहीं आ जाते तब तक भी वो अटल अडिग बना रहता है। ये बात कही है, ये पैरा इम्पोर्टेंट है। जब तक नई फल पत्ते मिलकर धक्का नहीं दे देते, तब तक वह डटा रहता है। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मर्मित होती रहती है, पुष्प पत्र से, फूलों के पत्र से मर्मरित होती रहती है, सारी की सारी भरी रहती है, कोमल रहती है, सीरीज के पुराने फल बुरी तरह लड़खड़ाते रहते हैं। ऐसे समय में मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते, जमाने की बात को नहीं समझते। और जब तक देखो, यहाँ पर कहीं कहीं इशारा किया है, यहाँ पर जो पुराने लोग हैं वे जमाने की भावनाओं को नहीं समझते, यानी कि इतने जिद्दी बने रहते हैं, जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर इतनी सिर पर लिए रखते हैं कि नई पीढ़ियों को अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं देते। वे सोचते हैं इनको पता नहीं है, यहाँ पर इशारा किया गया है। और जब तक नई पौध के लोग उन्हें धक्या कर मार कर निकाल नहीं देते, तब तक जमे रहते हैं, ऐसे अटल रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पैरा है। और इसके जैसे प्रश्न है कि गद्यांश में किस वनस्पति की चर्चा हुई है? प्रश्न ये है आपके लिए, गद्यांश में किस वनस्पति की चर्चा हुई है? इस गद्यांश में सीरीज के फूलों और फलों की चर्चा हुई है। और इसका जैसे प्रश्न है, उसके बारे में कवियों की किस धारणा को लेखक गलत ठहरा रहे हैं? किस धारणा को गलत ठहरा रहे हैं? भाई, वो इतने अटल रहते हैं, जब तक नए पत्ते भी आ जाते हैं और वे जिद पर अड़े रहते हैं और वे जगह नहीं छोड़ते हैं, यानी कि इतने मजबूत रहते हैं कि वे जगह नहीं छोड़ते हैं। सीरीज के फलों की क्या विशेषता है? सीरीज के फलों की विशेषता यही तो है, सीरीज के फलों की विशेषता कि जब तक नए फूल आ जाते हैं तब तक वे अटल व अडिग बने रहते हैं। इसके बाद प्रश्न है, लेखक को कुछ नेताओं की याद क्यों आ जाती है? देखिए, यहाँ पर बताया है कि सीरीज के फल तभी अपनी जगह छोड़ते हैं जबकि नए फूल आकर उन्हें धक्के मारकर विदा कर देते हैं। यही स्वभाव हमारे देश के नेताओं का है। बुजुर्ग हो जाते हैं, बहुत बूढ़े हो जाते हैं, वे भी जब तक अपनी कुर्सी से चिपके रहते हैं जब तक कि उन्हें धक्का मारकर चलता नहीं कर दिया जाता। वे जगह नहीं छोड़ सकते, वे नई पीढ़ी को अपनी जगह नहीं दे सकते। तो इस तरह से और भी जैसे प्रश्न है, किसे आधार मानकर बाद के कवियों को प्रवृत्ति कहा है? किस आधार पर? देखो, कालिदास के आधार पर मानकर, कालिदास की चर्चा हो रही थी ना, कालिदास को आधार मानकर बाद के कवियों को प्रवृत्ति कहा है। उन्होंने भूलवश सीरीज के फूल को बहुत कोमल मान लिया था, बहुत कोमल मान लिया था उनको।
बहुत ही कोमल मान लिया था उनको। और दूसरी बात यह है कि सीरीज के फलों और आधुनिक नेताओं के स्वभाव में लेखक ने क्या सामीप्य दिखाई पड़ता है, यही बात है जो मैंने अभी बताई आपको। लेखक के अगला प्रश्न जैसे है, लेखक के निष्कर्ष के पक्ष या विपक्ष में दो तर्क दीजिए। देखो, लेखक का शीर्षक यह निष्कर्ष यह है कि सीरीज के फल बहुत मजबूत होते हैं, देश के आधुनिक नेता भी बहुत ढीठ होते हैं। ये दोनों बातें पूरी तरह सच है। न तो सीरीज का फल अपना स्थान छोड़ता है, न पुराने नेता 80-85 साल के नेता भी राजनीति में मैदान नहीं छोड़ना चाहते। इस प्रकार से प्रश्न इसमें बहुत ज़्यादा बनते हैं। जैसे और भी प्रश्न है भाई, सीरीज के फल कैसे व्यक्ति की कैसी प्रवृत्ति का प्रतीक है। सीरीज के फल उन पुराने ढीठ राजनेताओं के प्रतीक हैं जो अपना स्थान नहीं छोड़ते, इसलिए नए फलों को आकर जबरदस्ती उन्हें दकियाना पड़ता है। सीरीज के नए फल और पत्तों को पुराने फलों के प्रति व्यवहार संसार में किस रूप में देखने को मिलता है। यहाँ पर बताता है सीरीज के नए फल और पत्ते आकर पुराने फलों को अपने स्थान पर डिगा देते हैं। वे अपनी स्थापना के लिए पुराने की बलि चढ़ा देते हैं। यानी कि प्रश्न घुमा फिरा करके कई प्रकार से प्यारे बच्चों बन जाते हैं। इसका पैरे का निष्कर्ष निचोड़ यह बनता है कि जिस प्रकार से सीरीज के नए फूल पत्ते आ जाने पर भी पुराने वाले बीज और फल अटल व अडिग रहते हैं, वे सोचते हैं कि हम यहाँ पर जमे रहेंगे, हमेशा के लिए अटल रहेंगे। इस बात का इशारा लेखक ने वर्तमान के राजनीति और नेताओं पर किया है। आइए मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्ला हम आ गए हैं। मैं सोचता हूँ कि प्यारे बच्चों ये परीक्षा में बहुत बार आया है, ये पहले भी पिछले से पिछले वर्ष भी आया था, लगातार कई बार आता है ये। मैं सोचता हूँ कि पुराने की अधिकार लिप्सा, ये जो उनकी जो लालच है, अधिकार का जो लालच है, लिप्सा इच्छा होती है लेकिन लालच के लिए प्रयोग हुआ, लिप्सा के लिए। मैं सोचता हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पैरा है, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। मैं सोचता हूँ कि पुराने की अधिकार लिप्सा क्यों नहीं रहती, समय रहते सावधान हो जाती। ये लोग समय के अनुसार सावधान क्यों नहीं हो जाते हैं। जरा और मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु, वैसे जरा और मृत्यु दोनों चीज़ें, यहाँ जरा के नीचे नुक्ता लगा दो तो जरा का मतलब थोड़ा सा हो जाता है, और यहाँ नुक्ता नहीं है, जरा का मतलब बुढ़ापा। बुढ़ापा और मृत्यु ये दोनों इस जगत के अति परिचित अति प्रमाणित सत्य हैं। ये बात सही है कि संसार में जो भी आया है वह पुराना भी होगा और उसकी मृत्यु भी निश्चित है। इस संसार में जीव निर्जीव चाहे कोई भी है, वह एक दिन समाप्त होना अनिवार्य है। ये इस संसार का सबसे बड़ा कटु सत्य और सार्वभौमिक सत्य है। तुलसीदास ने अफसोस के साथ, दुख के साथ इसकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। इसकी सच्चाई पर मोहर लगाई थी। क्या लगाई थी? धरा को प्रमाण यही, धरा को, इस धरती को सच्चा प्रमाण यही है, तुलसी जो फरासो जरा। ध्यान से सुन लें, धरा को तुलसीदास जी ने, देखो पहले कबीरदास जी की तो बातें बताई थी कि कबीरदास जी ने किस तरह से जो है अमलतास और शिरीष के फूल में तुलना की गई। यहाँ तुलसीदास जी की बात कह रहा है। तुलसीदास जी ने मुहर लगा दी। बहुत हमारे पुराने कवि, बहुत उच्च कोटि के कवि ने धरा को, धरती को प्रमाण यही है कि तुलसी जो फरा सो जरा, जो खिलेगा वो मुरझाएगा, जो खिलेगा वह मुरझाएगा, जो बरा सो बुताना, जो बना है सो मिट जाएगा। ये तो बात पक्की है। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते इस समझ लेते, क्यों नहीं, कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा कि जड़ना निश्चित है। समय रहते क्यों नहीं समझ जाते कि जड़ना निश्चित है। सुनता कौन है, वे समझ क्यों नहीं जाते।
वे सुनता कौन है इस बात को? महाकाल देवता अर्थात यमराज मृत्यु सपासप कोड़े चला रहे हैं उनके ऊपर, खूब कोड़े बरसा रहे हैं। जीर्ण कमजोर और दुर्बल जड़ रहे हैं, कमजोर बहुत और दुर्बल, जो हल्के हैं, जो बहुत जीने हैं, मतलब क्षीण हैं और दुर्बल है, वे जड़ रहे हैं। जिनमें प्राण कन थोड़ा सा भी प्राण बचा हुआ है, ऊर्ध्वमुखी है, प्रगति पर है। ऊर्ध्वमुखी होता है प्रगति पर, प्रगति पर है, वे टिक जाते हैं, वे टिके रहते हैं। दुरंत प्राणधारा और सर्वव्यापक काल अग्नि, यानी कि उनके अंदर थोड़ी सी भी प्राणधारा और सर्वव्यापक काल अग्नि, काल की अग्नि का निरंतर संघर्ष निरंतर चल रहा है, निरंतर लड़ते रहते हैं। मूर्ख समझते हैं कि जहाँ बने हैं, ये मूर्ख की सोच होती है कि हम जहाँ हैं वे बने रहेंगे, हम हिलेंगे नहीं, ये गलत सोच है। वहीं देर तक बने रहे तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे, काल देवता से बच जाएंगे। उनकी ये गलत सोच है। इस प्रकृति में, इस धरती पर काल देवता से कोई भी नहीं बच पाया है। वे बोले हैं हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुख किए रहो, तो कोड़े की मार से बच भी सकोगे तो जमे कि मरे, और जम गए तो मरे। यानी कि ये बात कही है कि आगे की ओर मुंह किए रखो तो कोड़े की मार भी से बच सकते हो, यानी कि चुपचाप मुंह को छिपाए रखो आगे की तरफ, तो शायद आप काल देवता की कोड़े की मार से बच जाओगे। यह पैरा आपके लिए प्यारे बच्चों बहुत इस पाठ का इम्पोर्टेंट है। आपको इसको ध्यानपूर्वक समझना है, पढ़ना है और टू द पॉइंट इसके आंसर छांटने पड़ेंगे। हम अगले वीडियो में इसके प्रश्नों को छांटेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार। पढ़ते रहिए लगातार।